हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लुधियाना कोर्ट परिसर के वॉशरूम में ब्लास्ट में एक की मौत, 4 घायल। सीएम चन्नी ने जताई साजिश की आशंका। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया 22 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। काशी में बोले पीएम, कहा गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह, हमारे लिए माता। अयोध्या में जमीन की खरीद पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए मामले की जांच। दलितों की जमीनों को जबरदस्ती हड़पा गया। दिल्ली में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा घर पर ही करेंगे मरीजों की मदद, संक्रमितों को घर तक पहुंचाई जाएगी दवा। बढ़ते अब खबरों की ओर। पंजाब के लुधियाना के कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट कोर्ट परिसर के वॉशरूम में किया गया। इस ब्लास्ट में एक की जान जा चुकी है और करीब 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने की है। वहीं सीएम चन्नी ने इस घटना को एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि पहले बेअदबी की साजिश रची गई और अब कोर्ट में ब्लास्ट करवाया जा रहा है। ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। बता दें कि जिस वक्त कोर्ट परिसर में घटना हुई उस वक्त एकदम से अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12:15 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇ ਆਰ ਓਕੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ सर्च कर रही है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी आ चुकी है साढ़े को और एनएसजी की टीम जी है वो दिल्ली तो चल चुकी है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पीएम मोदी के भी आए दिन यूपी में दौरे चल रहे हैं। आज भी पीएम मोदी का वाराणसी में दौरा रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी को एक बार फिर से करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी ने 2100 करोड़ रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने पिंडरा विधानसभा के करखिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे हम गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। साथ ही पीएम ने कहा कि बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। वहीं कोरोना महामारी और पशुओं के टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही मुफ्त नहीं लगा रही, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को
सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए जारी होने वाली चुनाव अधिसूचना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। इसे वेस्ट यूपी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक पीएम मोदी ने पूर्वांचल, मध्य, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में चुनावी रैलियां की है। फिलहाल पीएम की रैली की तैयारियां वेस्ट यूपी में शुरू हो गई है और बीजेपी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस रैली में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, विधायक संगीत सोम, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, आईजी प्रवीण कुमार और अन्य अधिकारियों ने बुधवार को रैली स्थल में जाकर निरीक्षण किया। योगी सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों की ओर से बड़े पैमाने पर खरीदी गई जमीन की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा को इस जांच का जिम्मा दिया गया है। साथ ही 5 दिनों के अंदर मिश्रा को जांच पूरी करके रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अयोध्या में अधिकारी, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी, जिनकी कीमत करोड़ों की है और उन्होंने ये जमीनें औने पौने दाम पर खरीद ली। इस बात का खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली की तैयारियों पर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसे में कोरोना से जंग की तैयारी पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में संक्रमितों को घर तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता को घबराहट में अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके साथ है। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, खुद ही सुनिए। ओमिक्रॉन की मोटे मोटे तौर पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये फैलता बहुत तेज़ी से, दूसरा ये कि ये काफ़ी माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट्स दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के विश्वास को बेच दिया गया, महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। प्रियंका ने आगे कहा कि अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग हर घर ने राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ न कुछ दान दिया। ये भक्ति की बात है और इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दलितों की जमीन के टुकड़े जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, हड़प लिया गया। प्रियंका ने आगे कहा कि जमीन के कुछ टुकड़े कम मूल्य के थे और ट्रस्ट को बहुत ज्यादा कीमत पर बेचे गए थे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि चंदे के जरिए जो पैसा इकट्ठा हुआ उसमें घोटाला है। प्रियंका ने कहा कि माने तो एक तरह से राम के नाम पर लूट मचाई जा रही हो। प्रियंका गांधी ने जिला स्तर के अधिकारी को जांच दिए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें
जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। पश्चिम बंगाल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ ही चोरी की वारदात हो गई। चोरों ने सुरक्षा कर्मियों की रिवॉल्वर ही चोरी कर ली। रिपोर्ट के अनुसार से रिवॉल्वर ही नहीं, मोबाइल फोन और कुछ रुपए भी गायब है जो कि एक बैग में थे। ये घटना कूच बिहार की है। असम से ट्रेन में वापस आ रहे ममता बनर्जी के सुरक्षा कर्मियों का एक बैग लापता हो गया। इसी बैग में सुरक्षा कर्मियों के 2 रिवॉल्वर भी रखे हुए थे। दरअसल पूरा मामला यहाँ पर यह है कि सीएम ममता बनर्जी फ्लाइट से गुवाहाटी जा रही थी और क्योंकि फ्लाइट में उनके साथ सिर्फ 2 ही सुरक्षाकर्मी जा सकते थे, ऐसे में बाकी के 12 सुरक्षाकर्मी ट्रेन से पहले ही गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंदिर में पूजा दर्शन करने गई थी। वापसी में यही 12 सुरक्षाकर्मी ट्रेन से कोलकाता वापस आ रहे थे और उसी दौरान कूच बिहार स्टेशन में इनको पता चला कि एक बैग गायब हो गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस और रेल पुलिस की मदद से छानबीन कर बैग को तलाशने का काम शुरू कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में प्रतिज्ञा रैली में पहुंची छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। लखीमपुर खीरी कांड पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने अपने कार्यक्रम की परमिशन के लिए जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। सीएम बघेल ने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि हेलीपैड का परमिशन यूपी में नहीं मिल रहा है। अरे योगी जी, सबसे बड़ा गुंडा आपने कलेक्टर को बना के रखा है। जो ये फरमान जारी करता कि मुख्यमंत्री आप यहाँ बात नहीं कर सकता। इस देश में लोग बोल रहे हैं कि क्या मजाक बना रखा है। क्या तानाशाही चल रही है? क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या आपने इमरजेंसी लगा रखी है? क्या आप इस बात में किसानों की बात नहीं कर सकते? वो तो शहीद किसानों के परिवार वालों से नहीं मिल सकते। हमने कर दी साहब, अब आपने जो ताकत कर लीजिए, भूपेश बघेल खड़ा हुआ है। अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र इगलास के कस्बे में मंडी रोड पर आरएलडी और सपा की किसान जनसभा आयोजित की गई। अलीगढ़ में जयंत चौधरी की जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी परेशान हो गए। जोशीले कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ताओं ने अपने युवा नेता का स्वागत किया। इस दौरान एक नेता मंच पर ही गिर गए तो वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को काफी कड़ी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव को भी जयंत चौधरी के साथ जनसभा स्थल पर पहुंचना था, लेकिन अखिलेश यादव के परिवार के लोग होम आइसोलेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को भी 3 दिन के लिए होम आइसोलेट कर दिया गया है। अखिलेश यादव को होम आइसोलेट किए जाने की सूचना के बाद अकेले जयंत चौधरी जनसभा स्थल पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज के साथ अपने युवा नेता का जोरदार स्वागत किया। 2 दिन पहले मेरठ रोड स्थित जैनपुर गांव के पास एक हादसा हुआ था, जिसमें ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक सवार की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। किसान यूनियन ने कोतवाली देहात का घेराव किया। घेराव करते हुए पुलिस पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक और ट्रक चालक को छोड़ने का आरोप लगाया गया है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि 2 दिन पहले की घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया था। गुरुवार को तीसरे दिन पीड़ित कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा तो कोतवाली परिसर में ट्रक नहीं मिला। बेटा परसों एक्सीडेंट हो गया था जैनपुर के पास जी, और घायल अवस्था में था। पुलिस उसे लेकर यहाँ हॉस्पिटल आ गई बुलंदशहर, और ट्रक का और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो है वो लड़का घायल अत्यधिक होने के कारण जो है कोई सूचना इनको दी भी नहीं गई। बाद में सूचना मिली तो ये यहाँ भी आए, फिर ये इस लड़के को लेके यहाँ से चले गए। ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया, तो ट्रक को पुलिस यहाँ ले आई कोतवाली पे।
ऐश्वर्या राय के बाद अब फिल्म स्टार और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और बेटे पर भी ईडी शिकंजा कस सकता है। सूत्रों की अगर माने तो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम और बेटे कुश सिन्हा के खिलाफ शिकायत एक जमीन के मामले को लेकर दर्ज की गई है। ये मामला साल 2002 का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता संदीप दबाधे का कहना है कि उनके पिता गोरखनाथ दबाधे ने मुंबई स्थित 60,000 वर्ग फीट जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश और उनकी पत्नी पूनम के नाम 2002 में कर दी। उसके बाद साल 2007 में गोरखनाथ की मौत हो गई। कानून के मुताबिक उस जमीन का मालिकाना हक हमारा होना चाहिए। राजस्थान सरकार कंप्यूटर शिक्षकों के सेवा नियमों में संशोधन करने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार रात हुई कैबिनेट बैठक में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से सेवा नियमों में संशोधन की मंजूरी के बाद जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इस संशोधन में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन की अधिसूचना के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नियमों में संशोधन के बिना आगे की प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। कोरोना महामारी के इस दौर में सिरोही जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करते हुए जिला वासियों को नई एडवांस लाइफ सिस्टम वाली एम्बुलेंस 108 की सौगात मिली है। इस अवसर पर शिवगंज नगर पालिका चेयरमैन वंजीग्राम खाची ने कहा कि नई एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस दिए जाने से आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। यूपी के कस्या थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के पास हिरनापुर गांव के पास स्थित एक भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बदमाशों ने बंदूक के बल पर 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना संचालक ने पुलिस को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम कस्या थाना क्षेत्र के NH 28 पर हिरनापुर गांव के समीप भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 5 लाख रुपए लूट लिए। उनके यहाँ सब और सबको कवर करते हुए हमारे पॉकेट में पैसा था। पैसा लेके हम घर जाने की तैयारी में थे, तब तो सबको असला कवर कर लिए सब। उसके बाद पहले मोबाइल लिए हैं सब, उसके बाद ले लिए हैं सबका मोबाइल लेके वायर सारा तोड़े हैं सब, वाईफाई का और वो कैमरे का तोड़ने के बाद सारा पैसा खंगाल लिए हैं सब। तब जाकर ये थाना कस्या में ग्राहक सेवा केंद्र है। यहाँ पे शाम को 5:30 बजे सूचना मिली कि 3-4 मोटरसाइकिल पे 5-6 लोग आए और उन्होंने यहाँ पे जो ग्राहक सेवा केंद्र पे जो यहाँ पे बैठते हैं उनके साथ लूट की है। और मौके पे मेरे द्वारा और यहाँ पे हमारी स्वाट अनुसूची के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया। हम लोग अन्य CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं। घटना की FIR दर्ज की जा रही है और इसमें शीघ्र जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या अब 287 के करीब पहुंच चुकी है। इस संख्या में लगातार इजाफा ही हो रहा है। देश के करीब 17 राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत सभी राज्यों में आए दिन ओमिक्रॉन के केस सामने आ रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, जहां ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के यहां पर 34 मामले मिले हैं। हालांकि हरियाणा में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। अभी तक जितने भी संक्रमित मिले हैं उनमें हल्के लक्षण हैं और कई लोगों में तो कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक नए वेरिएंट से देश में किसी की मौत नहीं हुई है। बढ़ते हुए केस को देखते हुए दिल्ली में जश्न के कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। तो तेलंगाना में एक गाँव में ग्रामीणों ने लॉकडाउन ही लगा दिया है। गांव के सभी लोगों ने 10 दिन का पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। देश ने बीते 24 घंटे में 7,495 नए कोरोना केस मिले और 434 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान 6,960 लोग कोविड को मात देकर रिकवर हो चुके हैं। देश में फिलहाल 78,291 एक्टिव केस हैं और 3.42 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 4.78 लाख से ज्यादा की मौत हुई है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 1.39 अरब से ज्यादा डोज लग चुके हैं।
जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में एक पश्चिमी विक्षोभ 24 दिसंबर से जबकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर से सक्रिय होगा। इससे 25 दिसंबर के बाद अगले 3 दिनों यानी 26, 27 और 28 दिसंबर के दौरान उत्तरी और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना रहेगी। जयपुर में कोटा, चूरू, सीकर समेत राजस्थान के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो गई। वहीं मौसम विभाग ने 23 दिसंबर से अगले 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। कोहरे के कारण इन एरिया में विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। बता दें कि ये सड़क सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से अक्सर बंद ही रहती है। मुगल रोड जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपिया से जोड़ती है। सड़क से मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम लगातार चल रहा है। कश्मीर घाटी में बुधवार को भी लगभग सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ इलाके में आज सुबह 4 बजे से 2 से 3 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई। सभी जगहों पर बर्फ को हटाने का काम जारी है। उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर सर्द हवाओं की चपेट में है। हवाओं की दिशा बदलने और रफ्तार कम होने की वजह से बुधवार दोपहर सर्दी से हल्की राहत मिली। हालांकि 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारे के साथ सर्दी से सुबह में लोग ठिठुर गए। मौसम विभाग के अनुसार लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हफ्ते के अंत तक सर्दी से हल्की राहत रहेगी। बता दें कि 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इस वजह से मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। इसी कड़ी में 26 से लेकर 28 दिसंबर तक हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में भी हल्की राहत मिल सकती है। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।